नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। जाट आरक्षण को लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे जाट प्रतिनिधियों ने फिलहाल आंदोलन को स्थगित करने की बात मान ली है, यानी सहमति बन गई। सीएम मनोहर लाल के साथ चंडीगढ़ में हुई मुलाकात को जाट प्रतिनिधियों ने भी सकारात्मक बताया और फिलहाल सड़कों पर जो आंदोलन करने की बात थी उस पर अब ना कह दिया गया। उधर जाटों ने भी इस मुद्दे को लेकर दो अलग अलग राय दिखाई है। जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने आरक्षण जारी रखने की बात कही, क्योंकि उनका कहना है कि दरअसल कोई बात हुई नहीं। वो अलग बात है कि सांगवान सीएम से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं थे और शायद यही वजह है कि उनका ये नजरिया है। उधर दिल्ली पहुंचकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जाटों को कानून के दायरे में रहकर हर संभव मदद सरकार देगी। हमारा स्टैंड पहले से क्लियर है। हालांकि आरक्षण को लेकर मुख्य सचिव की अगुवाई में बनाई गई कमेटी किस तरीके से जाट आरक्षण पर अपना नजरिया रखेगी, क्या रिपोर्ट देगी, एक मुद्दे पर अलग अलग राय कई बड़े सवाल भी खड़े करते हैं कि जहां एक तरफ सरकार से सहमति, वहीं दूसरी तरफ आपस में ही दो गुट क्यों दिखाई देते हैं या कितने गुट हैं। क्या जाट आरक्षण पर काम करेगा सरकार का यह फॉर्मूला, और क्या आरक्षण के आंदोलन पर बढ़ चुके हैं जाट संगठन। बहुत सारे सवाल हैं। उस बीच में सवाल यह भी कि क्या सरकार ने यहां पर एक शातिर नीति अपनाई और महज आंदोलन टालने के लिए कमेटी बना दी। ये तमाम सवाल होंगे। एक खास पैनल से हम इस पर चर्चा करेंगे आज बड़ी बहस में। तो बड़ी बहस की हम शुरुआत करें। कुछ सवाल हैं, उनको आपके सामने मैं रखता हूं कि जाट आरक्षण पर सरकार का फॉर्मूला क्या वाकई असरदार होगा, यानी काम कर पाएगा। आरक्षण के आंदोलन पर क्या जाट संगठन बट गए हैं, यह दूसरा सवाल। लेकिन पहला यहां पर यही था कि फॉर्मूला कितना कारगर होगा, और फिर जाट संगठन क्या आपस में बट गए। और सांगवान ने यहां तक कह दिया कि दरअसल यह फूट डालने की एक कोशिश है। और तीसरा सवाल है, क्या महज आंदोलन टालने के लिए कमेटी बना दी गई है, क्योंकि टालने की बात भी सांगवान ने कही। उनका मानना है कि दरअसल जिस तिथि तक यह आंदोलन टालने की बात कही जा रही है, उसके बाद जो तमाम फसलों की कटाई पिटाई का दौर होता है वो शुरू हो जाएगा। जाट अपनी अपनी खेती में फंस जाएंगे और यही रणनीति सरकार की है। इन तीन अहम सवालों पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई जो मसला इतने दिनों तक सुलझ नहीं पाया वो अब इस कमेटी के जरिए चंद दिनों में उसकी रिपोर्ट से सुलझ जाएगा। सरकार की मंशा क्या, नजरिया क्या, और उसके साथ साथ कि जाटों में आपस में कितनी सहमति है, कितने एकजुट हैं, क्योंकि यहां पर अलग अलग धड़ा अलग अलग बात कर रहा है। इधर बड़ी बहस की हम शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे आरक्षण पर जाट दो फाड़ दिख रहे हैं। सीएम से हुई मुलाकात पर दो जाट नेताओं की अहम प्रतिक्रिया आप भी सुनिए। जो हमने तथ्य उनके सामने रखे, जो उन्होंने हमारे को बातें बताई, उसके आधार के ऊपर एक कमेटी का गठन किया गया है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता के अंदर, जो 31 तारीख तक पॉजिटिवली तौर के ऊपर वो जाटों को आरक्षण दिए जाने के पक्ष में जो भी बातें होंगी सारी कंसीडर कर लेंगे। और हमें उम्मीद है कि सरकार का जो माइंड है वो पॉजिटिव है। देखो, सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। सरकार ने एक सरकारी कमेटी बनाई अधिकारियों की, और वो 30 मार्च को रिपोर्ट देगी। ये है एक बात। बाकी जो है, सरकार भारतीय जनता पार्टी आज तक बोलती रही है कि वो जाटों का आरक्षण का समर्थन कर रही है, तो वो इतना विश्वास दिला दे कि जब बाकी जाट हैं 8 स्टेट के, उनको आरक्षण मिला केंद्र में, तो हरियाणा के जाट को मिलेगा। ये आश्वासन दिला दे तो हम भी अपना जो है ना आंदोलन सस्पेंड कर देंगे। एक मसला है और वहां पर सब एक है, लेकिन समय और सांगवान दोनों की प्रतिक्रिया जो कि अलग अलग है वो आपने सुन ली। लेकिन सीएम का क्या कहना है और क्या अपील है, जरा वो भी सुनिए। बहुत अच्छे से खुल करके बातचीत हुई है। जो भी कठिनाइयाँ उनके उस विषय को लेकर जाट रिजर्वेशन को लेकर के आई हुई है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से कुछ चीज़ें अटकी हैं और भी हैं, सरकारी तौर पर भी हमने उनको आश्वासन दिया कि जो भी कानूनी दायरे के अंतर्गत होगा उसमें सहयोग करेंगे। कम से कम किसी प्रकार का ऐसा आंदोलन हिंसात्मक अथवा जो काबू से बाहर जाए, इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। रोड बंद करने का अथवा रेल रोकने का, ये सब उन्होंने माना है कि हम केवल अपना आंदोलन जो शांतिपूर्वक चलाएंगे, किसी प्रकार का सड़क रोको अथवा रेल रोको ऐसा सोच, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग थे और वो अपने आप उस सारे विषय को संभालेंगे। हमने उनको अपील की, उन्होंने माना है उसको कि हम इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं।
जी हाँ, तो सरकार यहां पर आरक्षण देगी या नहीं देगी, मसला यह है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार की तरफ से मुखिया ने आश्वासन दिया कि मदद हम करेंगे, रिपोर्ट आने तो दीजिए। लेकिन इंतजार करने की जो बात है यहां पर, उसी में थोड़ा सा दिक्कत पैदा होती है, क्योंकि सब्र का बांध टूटता हुआ दो अलग अलग पक्ष दो अलग अलग बातें रखते हैं। लेकिन शांति व्यवस्था कायम रखना, इसकी भी अपील मुख्यमंत्री ने की है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि कैसे जाट नेता ना सिर्फ राजकुमार सैनी को खुलेआम चुनौती दे रहे थे उनके ब्रिगेड से निपटने के लिए कमांडो के जरिए, बल्कि उसके साथ साथ प्रशासनिक अमले को भी चुनौती दे रहे थे। और सांगवान ने हमसे खुद बातचीत में कहा था कि दरअसल अब जो कुछ होगा वो ठीक नहीं होगा अगर हमारी बात नहीं बनती। और सांगवान की बात अभी भी नहीं बनी है, लेकिन बाकी गुटों की बात कुछ बनती दिख रही है, यानी कहें तो सकारात्मक चर्चा हुई। अब इस चर्चा से निकलेगा क्या और रिपोर्ट में होगा क्या, उसी पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ कुछ मेहमान यहां पर मौजूद हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त ओमवीर सिंह साहब, जो कि अध्यक्ष हैं ओबीसी आरक्षण रक्षा समिति के। और ना सिर्फ इतनी इनकी पहचान, बल्कि ये अधिवक्ता भी हैं और इस आरक्षण रक्षा समिति के ही बिहाफ पर इन्होंने ही पिटीशन फाइल की थी। उसी के बाद ये सारी चीजें निकल कर आई थी, जो कि चर्चा। बहुत स्वागत है ओमवीर सिंह साहब आपसे हम पहलू सारे समझेंगे। उसके अलावा मेरे साथ केवल ढींगरा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हैं, बहुत स्वागत है ढींगरा साहब आपका। रामचंद्र जांगड़ा साहब, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है जांगड़ा साहब आपका। और दलबीर धनखड़ साहब, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है धनखड़ साहब आपका। सबसे पहले मैं ओमवीर सिंह साहब आपसे शुरुआत करता हूं। एक बार फिर से जाट आरक्षण के राह पर है, आंदोलन की राह पर है, आरक्षण चाहिए उनको, उनका हक है, यह कहना है। और बकायदा उसकी पूरी तैयारी थी, लेकिन अचानक से हर एक नहीं लेकिन कुछ ही नेता पहुंचे मुख्यमंत्री के पास, वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया और वहां से खबर निकल कर आई कि अभी आंदोलन टल गया, एक रिपोर्ट के लिए कमेटी बना दी गई और 31 तारीख तक रिपोर्ट देनी होगी, उसके बाद आगे क्या कुछ होगा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए अतुल जी, इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि आरक्षण की परिभाषा, पहला तो मेरा अनुरोध है कि ये जो लोग आरक्षण की मांग इस समय जो कर रहे हैं, इनको आरक्षण की परिभाषा को पढ़ना चाहिए कि जिस विषय पर देश की सर्वोच्च अदालत अपना निर्णय दे चुकी है, देश का सर्वोच्च कमीशन जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड को फाइंड आउट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली बनाया गया, वो अपना वर्डिक्ट दे चुकी है। जिस बिरादरी को काका कालेलकर कमीशन ने बैकवर्ड नहीं माना, उसके बाद मंडल कमीशन ने बैकवर्ड नहीं माना, जिस मंडल कमीशन को चौधरी चरण सिंह जी ने ही अपॉइंट किया था उसने बैकवर्ड नहीं माना। उसके बाद 1997 में एक फिर से इस चीज़ की डिमांड उठी, फिर से कमीशन ने सर्वे कराए, उसमें बैकवर्ड नहीं माना। एक थोड़े से पोर्शन को जो राजस्थान में पड़ता है, उस पोर्शन के जाट समाज को मात्र बैकवर्ड माना था, बाकी किसी को बैकवर्ड नहीं माना। उसके बाद अगेन 2010 में एक राजनीतिक पहल हुई, उसमें इनको बैकवर्ड नहीं माना गया। और अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट जो 2014 में आई, उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने साफ कहा है कि जाट समाज को पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। उसके बावजूद राजनीतिक पार्टियों ने राजनीति के लिए जाट आरक्षण दिया और उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए रिजेक्ट कर दिया। और प्रेजेंट सरकार ने उसमें रिव्यू फाइल किया और रिव्यू को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद जाट आरक्षण का तो मुद्दा ही नहीं बचा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और किस तरह की कमेटियां गठित हो रही हैं। क्या इसमें कोई स्कोप है आरक्षण देने का? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। दूसरी बात, आरक्षण जो बनाया गया है, आरक्षण के आर्टिकल 16(4) में सोशली बैकवर्डनेस और एक और वर्ड है कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट जॉब। ये ऑथेंटिक आरटीआई के डाटा हमने सुप्रीम कोर्ट में रखे हैं कि जाट समाज एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट जॉब है, इट इज ऑन रिकॉर्ड। और सेकेंडली सोशल बैकवर्डनेस, मैं सारे पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं कि क्या जाट समाज, अगर हरियाणा की बात की जाए तो क्या जाट समाज की पोजीशन वहां पे सोशली बैकवर्डनेस की है? क्या समाज उनको नीचे निगाह से देखता है? क्या उनको ऐसे शब्दों से यूज करके पुकारा जाता है कि जो अपमानित है करने वाले शब्द हैं? ठीक है। ये सारी बातों को देख के मुझे नहीं लगता ये मुद्दा ही बचा है। ये मात्र राजनीति हो रही है और ये चंद लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं इसको लेकर। इस राजनीति के लिए कौन जिम्मेदार है? आप इस पूछ रहा हूं सर। देखिए, इसके राजनीति के लिए अगर जिम्मेदार आप समझें तो राजनीतिक पार्टियों को तो मैं बाद में बताता हूं। कुछ छोटे छोटे संगठन, समाज के छोटे छोटे संगठन जिनको आरक्षण की परिभाषा तक पता नहीं है,
वो लोग इस मुद्दे को उठा के राजनीतिक पार्टियों को इसमें घसीट रही हैं और अपने चेहरा चमकाने के लिए, राजनीति करने के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा बड़ी है। पार्टियों के तौर पर अगर मैं पूछूं तो बड़ी पार्टियां, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बड़ी पार्टियां इतनी नासमझ हैं कि वो कोई छोटा मोटा चला जाएगा और मुद्दा अगर उनके समझ में ना आए तो उसको पकड़ लेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि छोटे छोटे संगठन जाते हैं तो उनको लाभ दिखता है बड़ी पार्टियों को, तभी उस मुद्दे को टैकल करती हैं, आप किसको मानते हैं? कौन सी पार्टी है बड़ी पार्टी, या कितनी पार्टियां हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो हमारी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने ठीक है, इस बीच को आगे बढ़ाया है। चलिए, यानी आपने और स्पष्ट एक और कर दिया चीज कि मैं भाजपा हो या एक- कांग्रेस, एक दोनों और ही। बात मैं यहां से कह दूं कि जिस तरह एक हरियाणा में जाट समाज को उत्तेजित किया जाता है या जाट समाज इस मांग को कर रहा है ओबीसी में आने के लिए, जो बहुत ही 60% लोगों को मात्र 27% रिजर्वेशन है, उधर हार्दिक पटेल जैसे लोग, पटेल समाज हरियाणा गुजरात में मांगता है, महाराष्ट्र में मराठा मांगते हैं, कई और संगठन भी मांगते हैं। तो मुझे एक ये मूवी आती है कि कई राजनीतिक पार्टियां आरक्षण को इतना विवादित कर दो कि आरक्षण को फिर से कुछ एक बहाना देकर और इसको नष्ट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश की 80% जनता आरक्षित समाज है और प्रजातंत्र में जनता से राज चलता है, नंबर से राज चलता है। आरक्षण को खत्म करना इतना ठीक है आसान सर, किसी के लिए नहीं होगा। ठीक है सर, मैं यहां पर आपसे जानना चाहूंगा, रामचंद्र जांगड़ा साहब, फिर ढींगरा साहब के पास और धनखड़ साहब के पास जाऊंगा। आपने सुन लिया, इनका यह कहना है कि दरअसल परिभाषा ही नहीं मालूम है और इसके लिए राजनीति के लिए दोनों ही बड़ी पार्टियां जिम्मेदार है। मौजूदा दौर में आप हैं और एक बार फिर से यहां पर जब आंदोलन की राह पर हैं जाट, तो मुख्यमंत्री ने कमेटी का गठन कर दिया है। सारी बातें जो इन्होंने बताई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कहां से क्या फैसला आया, कौन कौन से इसके लिए आयोग गठित किए गए और क्या रिपोर्ट आई, उसके बावजूद इस मसले पर फिर से वही तस्वीर उभरती दिख रही है। क्या स्टैंड है, क्या रुख है? जो मसला इतने दिनों में नहीं सुलझा, इस रिपोर्ट से क्या सुलझेगा? कमेटी क्या ऐसा रिपोर्ट दे देगी? देखिए, संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस व्यवस्था को, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, केवल और केवल मात्र पहले सामाजिक पिछड़ेपन के आधार के ऊपर इस व्यवस्था को किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वयं में बैरिस्टर थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, उसके बावजूद जो उन्होंने पीड़ा झेली, अछूतपन की, वो उनके दिमाग में थी। तो उस समय, आजादी के समय, दो वर्ग ऐसे थे जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, जिनमें एक वर्ग अछूत था, जिसको समाज में अछूत की श्रेणी में रखा जाता था। उनसे दूसरा आदमी कुएं पर, तालाब में, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिससे बाबा साहब स्वयं ताल्लुकात रखते थे। उसको तो स्पष्ट तौर पर अछूत के आधार के ऊपर एससी एक अलग से कैटेगरी बनाई गई, जहां पर शेड्यूल ट्राइब्स थी वहां एसटी कैटेगरी भी बनाई गई और संविधान लागू होने के साथ साथ उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। ठीक। लेकिन एक दूसरा वर्ग था जिसमें तकरीबन आर्टिजन लोग थे और समय की मार के कारण उनके निजी जो धंधे थे वो समाप्त हो गए और समाज में छोटी छोटी जातियों के अंदर वो बटे हुए थे। हिंदुस्तान में एक जाति का पता नहीं कब से ये शुरुआत हुई, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जाति बड़ी गहराई से हिंदुस्तान के समाज के अंदर समा गई थी और उन जातियों को अछूत तो नहीं थे, क्योंकि उनके काम धंधे ऐसे थे। दर्जी का सिला हुआ कपड़ा पहनना पड़ता था, खाती की बनाई हुई लकड़ी का जो भी औजार था उसको प्रयोग करना पड़ता था, लोहार के बनाए हुए औजार का प्रयोग करना पड़ता था, जुलाई के बनाए हुए कपड़े को पहनना पड़ता था, झीमर जो नेजू बाल्टी रख के पानी भरता था उसको अछूत नहीं समझ सकते थे। लेकिन वो समाज में निम्न जातियां थी, तो उनकी गिनती के लिए, और वो कितनी जातियां हैं, किस किस स्टेट में उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। सर मैं पहली बार माफी चाहूंगा जांगड़ा उत्तर साहब, ये परिषद सारी का चीजें गठन हम हुआ, जानते हैं, इस जैसे पर बहुत बताया। बहुत बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। मौजूदा दौर में जो स्थिति और जिस तरीके से यहाँ पर ओमवीर सिंह साहब ने कुछ बातें उठाई हैं, मैं उसके बारे में आपसे सर पूछना चाहता हूं कि अभी ये फॉर्मूला कितना कारगर होगा आज के दौर में? हरियाणा सरकार अगर एक कमेटी बनाती है रिपोर्ट लेने के लिए और इतना कम वक्त है उसको रिपोर्ट देने के लिए, तो ऐसा क्या होगा जिससे बात बन जाएगी? इसका जवाब दें सर आप। मेरा इसमें उत्तर ये है, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कोई बड़ा न्यायालय नहीं है, लेकिन फिर भी एक समाज की मांग है और बीजेपी सामाजिक समरसता में विश्वास करती है और सबका विकास और सबके साथ के मूल मंत्र के साथ काम करना चाहती है। तो
जो भी समाज डिमांड करता है, सरकार की जिम्मेवारी है उसकी दुख तकलीफ को समझे, उसकी जो मांग है उसके ऊपर गहराई से चिंतन करे। उसके लिए जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता माननीय डीएस देसी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें 2 आईएएस ऑफिसर और एक लीगल एक्सपर्ट एजी ऑफिस से ले लिए जाएंगे। उसमें और क्या निष्कर्ष निकल के आता है, अगर किसी किस्म की भी संभावना ऐसी कोई दिखाई दे कि अगर किसी जाति को कहीं उसमें अगर कोई पिछड़ापन है, चाहे थोड़े से भी वर्ग में है, तो उसको समाज में बराबर लाने के लिए, उसके उत्थान के लिए कोई व्यवस्था ठीक है सर, की जा मैं सकती है। समझ गया। यानी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, आरक्षण लेकिन का क्या जो होगा ये पिछड़ेपन क्लियर का नहीं जो है, और आधार कमेटी है। क्या रिपोर्ट देगी उसके बाद ही कुछ देखना होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि इतना उलझा हुआ मसला कैसे इतने चंद दिनों में सुलझ जाएगा? बताइए ढींगरा साहब, देखिए, राजनीति कमेटी इन्होंने की भी की, रिपोर्ट राजनीति तो आपने आएगी, भी की। उसके ओमेश बाद साहब ने देखते बताया हैं। कि दोनों ही राष्ट्रीय दल इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन अभी सरकार का जो फॉर्मूला है 31 मार्च तक के लिए, इस फॉर्मूले के पीछे का फॉर्मूला क्या है और क्या ऐसा हो जाएगा उस रिपोर्ट में? देखिए, ओमवीर जी ने जो बात कही, मैं उसका जवाब ये देना चाहता हूं कि जो आयोग हमने जिसको रिकमेंड किया था, वो जो आयोग था वो पिछड़ा आयोग था, जिसको हमने आरक्षण के लिए और ये सारी चीजें लॉन्च करने का काम किया था। ये आयोग बहुत बड़ा आयोग था जिसने ये सारी चीज की फाइंडिंग देनी थी। अब जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने तो बेसिकली पहले फूट डालने की 1.5 साल से राजनीति कर रहे हैं इस मामले में। अब क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा आयोग बना दिया जो पिछड़ा योग के योग से भी छोटा है, जो एक अफसरों की ओनली सिर्फ कमेटी है। वो तो एक सीधा सीधा आंख में नमक डालने वाली बात है। जाटों के आंख में बिल्कुल नमक डाला गया है, उनको यही नहीं पता लग रहा कि मतलब ये क्या हो रहा है। और ये सिर्फ जो गोलमोल करने की राजनीति है यहां भारतीय जनता पार्टी ने की है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट से, अभी जो ओमवीर जी ने बताया, मैं उन्हीं की बात करूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, तो क्या चीफ मिनिस्टर इस कमेटी को बना के क्या जाटों को आरक्षण दे देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहां पे तो जब वो एलिजिबल ही नहीं है कमेटी, तो वो किस बात का आरक्षण देंगे और किस बात की? ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। और जो जाट समाज है उनको सीधा सीधा बुद्धू बनाया गया है। इस आज जो काम हुआ है, बेसिकली क्या था, ये सेंटर का मामला था। ये प्राइम मिनिस्टर के पास जाते और उस प्राइम मिनिस्टर के पास अपना मुद्दा रखते, वो कमेटी का गठन करते और वो उसके ऊपर बात करते, तो कोई इसका हल निकलता। अब जो हरियाणा स्टेट में चीफ मिनिस्टर अपने नीचे के अफसरों की जो कमेटी बना रहा है, वो तो सीधा सीधा आंख में नमक डालने वाला काम जाटों की समाज के लिए किया गया है, जो कि वैलिड ही नहीं है। और उस ना वैलिड पॉइंट को जो इन्होंने जाट समाज के सामने रखा, वो भी एक तरह बेसमझ होके कोई ग्रुप इधर बट गया, कोई उधर बट गया, उनको समझ में ही नहीं आया। यानी बांटने की रणनीति कारगर हो गई। क्या बनेगी अब? बांटने की रणनीति कारगर हो गई। मैं केवल ढींगड़ा जी की बात का जवाब दूं मैं? हाँ बोले, ठीक है, बोले रामचंद्र जी बोले। आरक्षण की व्यवस्था समाज में जो की गई, वो जो सदियों से जो लोग अपने मूल अधिकारों से वंचित रखे गए थे एक सामाजिक व्यवस्था के तहत, उनको बराबरी का दर्जा लेने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन जहां पर कोई नेता चाहे किसी वर्ग का या किसी जाति का मसीहा बनने के लिए बगैर किसी प्रावधान को सोचे, बगैर किसी चीज को पूरी तरह से एग्जामिन किए और बिना किसी उसका आधार बनाए जल्दबाजी में कोई काम किसी जाति विशेष का मसीहा बनने के लिए करता है, वहां पर यह झगड़ा पैदा होता है। चलिए, मैं समझ गया सर, मुझे ब्रेक लेना है। मैं समझ गया आपका संकेत क्या है। आपका संकेत है कि इन्होंने बिना सोचे समझे जाते जाते पेंच फंसा दिया था, भुगतना आप लोगों को पड़ रहा है। ढींगरा साहब मुस्कुरा भी रहे हैं। देखिए धनखड़ साहब बताइए, आपने ओमवीर जी को सुन लिया, आपने रामचंद्र जी को सुन लिया, आपने ढींगरा साहब को भी सुन लिया। ढींगरा साहब ने बताया कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। इनेलो का स्टैंड इस पर क्या है? आप खुद भी जाट हैं, इनेलो का स्टैंड इस पर क्या है? दोनों राजनीतिक दलों ने तो राजनीति कर ली, लेकिन अभी जो सरकार का फॉर्मूला, और जैसा ढींगरा साहब कह रहे हैं कि उनके पास तो अधिकारी नहीं, और अधिकारी क्या रिपोर्ट देंगे, इस फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या है सर? हम तो जाति में विश्वास ही नहीं करते। प्रताप जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने राजनीति की है आरक्षण के मुद्दे पे। साफ साफ शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने राजनीति की है। आपको ध्यान होगा, कांग्रेस ने जाते जाते आरक्षण का पेच ऐसा फंसा दिया जो आगे जाके कामयाब नहीं हो पाए।
कांग्रेस के पास 10 साल थे, प्रदेश में 10 साल थे, सेंटर में। अरे हमने तो देने का काम किया ना, जाटों को आपने आरक्षण क्या दे किया? सकती आपने तो कांग्रेस कुछ अगर किया ही चाहती नहीं। तो, परंतु नहीं, वोटों का फायदा उठाने के लिए। धिंगड़ा साहब आप ना बोलो तो अच्छे रहोगे, आप बोल रहे किसी को देते नहीं हो, हमने पिछड़ा हम तो योग आपका बड़ा इसीलिए ध्यान से गठित सुनते किया, हैं बड़े भाई की इसीलिए तरह। उसकी आप रिपोर्ट बोलने गई। नहीं देते हो, पता नहीं क्यों, क्या बीमारी है आपके कोई? बोले सर, आप बोले सुन तो बोले लो धनखड़ जरा। साहब हम बोले। आपकी बातें सुनते हैं, आप भी हमारी सुन लो। ऐसा है ना धनखड़ कांग्रेस साहब, आपको आपका नंबर आएगा। आप ये बताइए ना कि जब हमारा टाइम था हमने तो देने का काम किया ना, पिछड़ा योग जाते से जाते हमने आप जो बोल रहे थे तो गठित बोलना किया, चाहिए, वो कोई देने का बात काम नहीं, था। आपके और पास आज बात हम है, आज भी हमारी देना बात चाहते बोलने हैं। की। हम तो इसी बारे में कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ठीक काम किया सर, था और भारतीय जनता पार्टी ने जो आप योग बोलने बनाया की वो बीमारी तो क्या इससे भी बीच में, छोटा आप योग ये है। बता दो पहले। आप बोलने कोई आपके बीच में नहीं बोला, आपकी बात बड़े शान से सुनी। डालो और राज करो। बोले हमें भी बोले बड़ी धनखड़ साहब ध्यान बोले, से सुनो, हम आपको ध्यान से सुनने थे। जो है ना नंगी हो धनखड़ चुकी साहब है। बोलिए, देखना मुझे जी, ब्रेक प्लीज। लेना है सर, बोलिए धनखड़ साहब बोलिए। सर अतुल प्रताप जी, धिंगड़ा साहब से मेरी प्रार्थना, मेरे बड़े भाई है, हमारी भी बात सुनेंगे। हम इनकी, ये राष्ट्रीय दल है, नहीं रहे राष्ट्रीय दल, बात अलग है। आज सेंटर में ये विपक्ष का दर्जा इनके पास नहीं है, दुख इनको है, मैं मानता हूं इनका दुख, मैं समझ अरे सकता हूं। नहीं, आप बोलिए, तो आप- हमारी बात भी आपने प्लीज क्या बोलना, सुनिए। आप तो बोलती पहले हम ही भी 15 मुख्य साल विपक्षी पीछे दल जाते है हैं। हरियाणा में, बोलिए, आप बोलिए। हमारी बात सुनिए। आपने तो कहीं जहां भी चुनाव है विपक्षी दल नहीं रहे। अरे धिंगड़ा 15 साहब साल प्लीज पीछे हमारी चले सुनिए गए ना, इसलिए कह रहा हूं। प्रताप जी, मैं फिर कहना चाहूंगा, धिंगड़ा साहब, कांग्रेस आप ने ए और जाते बी पार्टी है, विपक्षी दल कहां से है? विपक्षी दल तो कांग्रेस है। आरक्षण को ठीक व्यवस्था के तहत नहीं लिया, जो कि खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। बात रही भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी एक नीति के तहत काम कर रही है, नीति के तहत काम ना करे। एक राजनीतिक दल, आज इनकी सरकार सेंटर में भी, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की। हम तो एक बात कहते हैं, विधानसभा में बिल लेके आइए, भारतीय जनता पार्टी भी है, इंडियन नेशनल लोकदल भी है, कांग्रेस भी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनके आधे भी विधायक वहां वोटिंग नहीं करेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, आधे विधायक ना कांग्रेस के वोटिंग करेंगे ना भारतीय जनता पार्टी के करेंगे। जो बयान ये लोग देते हैं बिल्कुल गलत देते हैं, दो मुंही बातें करते हैं, दो तरह की बातें ठीक है कांग्रेस सर, करती है, मुझे दो तरह की बात ब्रेक लेना भारतीय है, मैं जनता समझ पार्टी गया, करते इनेलो का हैं। पक्ष क्या है, एक मैं तरफ समझ गया, और नरेंद्र आपका मोदी ये जी के कहना पास है कि जाट अगर नेता गए थे, विधानसभा में नरेंद्र बिल मोदी आता जी है ने तो आप ही की कहा पार्टी था, उसमें हम आपको आकर आरक्षण खुलकर देना वोट चाहते करेगी या हैं। बोलेगी, अमित ये शाह लोग भी कहते नहीं हैं आरक्षण बोलेंगे। देना ठीक है चाहते हैं। धनखड़ साहब, मैं आऊंगा सर भारतीय आपके जनता पास, पार्टी के आऊंगा, आप शांत हो जाए सर, राजकुमार शांत हो जाए, सैनी बुलेट जी ट्रेन की तरफ चैलेंज मत भागिए, करते हैं रुक पूरे जाइए प्रदेश को। धनखड़ साहब, रुक पूरी जाइए। सरकार को चैलेंज अरे करते धनखड़ हैं। साहब सुन तो लीजिए, आरक्षण रुक के जाइए खिलाफ सर, ब्रिगेड बनाते एक हैं। छोटा सा ब्रेक ले लूं, मैं उम्मीद भी कानून आपकी बात का व्यवस्था कुछ के जवाब भी देना चाहते हैं। छोटा सा ब्रेक लेना है सर, बाध्यता है मेरी, छोटा सा ब्रेक जल्द आते हैं। उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि दरअसल इन तमाम मसलों में असल में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मंशा है क्या, क्योंकि यहां सबसे बड़ी बात निकल कर आई और दोनों ही दल बता रहे हैं और जिस तरीके से और संकेत मिल रहे हैं कि असल में पार्टी का स्टैंड क्लियर है, यह कहा जा रहा है, लेकिन यहां फूट डालो की एक नीति भी पीछे से काम कर रही है। यह सबसे बड़ा आरोप है। यानी रिपोर्ट आएगी, क्या होगा वो अलग मसला, लेकिन एक और स्टैंड यहां पर है जो कि पीछे से लगातार चल रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम अपनी चर्चा में यहां तक हम पहुंचे थे कि दरअसल किसका क्या स्टैंड है। ओमवीर साहब कुछ जवाब देना चाहते थे, सवाल पूछना चाहते थे धनखड़ साहब से। ओमवीर सिंह। धनखड़ जी, एंड जो तीनों पार्टियों के आप प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है और मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को भी ये मालूम है कि आरक्षण नहीं दिया जा सकता जाट समाज को, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत निर्णय दे चुकी है उसके ऊपर। उसके बावजूद मैं सभी पार्टियों को कह रहा हूं जो हरियाणा में एक्टिव हैं कि आप समाज में नीचे जाकर आप लोगों को क्यों नहीं वास्तविकता से समझाते हैं, बताते हैं, जिससे कि ये समाज का ताना बाना ना टूटे। और एक सरकार एक परसेंटेज के लोगों के कारण, एक जाति विशेष के लोगों के कारण एक इस तरह की कमेटी का गठन कर रही है कि शायद वो फ्रूटफुल ना हो। तो उससे अगर उसी तर्ज पे अगर पिछड़ा समाज के लोग जो 60% वहाँ पे निवास करते हैं, अगर वो इस तरह की रोडों पे आएंगे तो देश का ताना बाना टूटेगा, अराजकता फैलेगी। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप जमीन पे जाएं, लोगों को समझाएं, बताएं कि आप देश को आजाद हुए 68 साल हो गए, अब तक आरक्षण नहीं था, तो अगर अभी आरक्षण नहीं होगा तो कौन सा पार्ट हो जाएगा? अतुल जी, जी जी जी
जी ओमवीर जी, मैं ये बताना चाहूंगा, प्रताप जी आप भी सुन रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी सुन रही, मेरा बयान बड़ा ध्यान से सुनना। मेरा ये विचार है, टाइम टू टाइम जातियां इसमें डलती रही आरक्षण में। अहीर जाति, सैनी समाज जो है वो जातों के समकक्ष है, कोई फर्क नहीं है अहीर में और सैनी समाज में, कोई फर्क नहीं। कभी ना कभी वो भी डले हैं इस आरक्षण में। इसी तरह जातों को भी जरूरत है, जातों के पास जमीनें नहीं बची है, धनखड़ जी, काम इनके पास नहीं बचे हैं, नौकरियां इनके पास नहीं बची हैं। सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से जैसे यादों को डाला गया, कभी ना कभी तो डाला ना यादों को, जब उनकी जरूरत पड़ी यादों को डाला गया, सैनियों की जरूरत पड़ी जब सैनियों को डाला गया। धनखड़ जी, मैं ठीक है, सवाल धनखड़ साहब, सवाल ओमवीर जी ने यही उठाया था, सवाल यही उठाया था, और जो बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कंपैरिजन की बात वो बता रहे थे। लेकिन यहां पर सवाल सर इस बात का है कि आप समझे नहीं कि क्या कह रहे हैं ये, कि अगर ऐसे ही सभी आकर अपना हक के नाम पर मांगने लगे तो फिर ताना बाना बिगड़ जाएगा। ठीक है, आपका स्टैंड में समझ गया, आपका स्टैंड में समझ गया। मैं अभी फिलहाल यहाँ पर हरियाणा की राजनीति पर फोकस करूंगा और हरियाणा सरकार की कमेटी के गठन पर फोकस करूंगा। मैं चाहूंगा यहाँ पर रामचंद्र जांगड़ा साहब, आप ये बताएं, आप लोगों को ये आरोप लग रहा है कि आप लोगों के पास तो इसके लिए एलिजिबिलिटी ही नहीं है, कमेटी बनाकर कुछ होने वाला नहीं है, ये महज टाइम पास करने के लिए है, ये महज यहाँ पर लोगों को गुमराह करने के लिए है, और आप लोगों की नीति बांटने की है जाटों को, उनके नेताओं को। क्या वाकई यही सरकार का स्टैंड है? रामचंद्र साहब, जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? ठीक है सर, आप दिलवा दीजिएगा। जांगड़ा जी, धनखड़ जी, आप जवाब देने दीजिए। आप लोग यही गलतियां कर रहे हैं कि वो अनजान लोगों को, जो लोग जानते नहीं है बेचारे, उनको आरक्षण देने का वादा करते हैं। आप सुनते हैं सर, सुनते हैं, धनखड़ साहब शांत हो जाए, सुनते हैं। रामचंद्र जी, दायरे में बनता है ना, रियासती में बनता है। रामचंद्र जी बोलिए। और भी इसमें जातियां मिलाई गई थी और वो भी इसमें शामिल है, लेकिन लगातार जाट आरक्षण की समाज में एक भेदभाव डालने की अपने आप एक मीडिया कोशिश कर रहा है। ये मेरी बात समझ से बाहर है। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, रिव्यू पिटीशन डाल दिया केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन में भी उसके अगेंस्ट अपना वेरिडिक्ट दे दिया। अब हरियाणा की जहां तक बात है, हमारी सरकार का उद्देश्य है, अगर बीजेपी का एजेंडा लागू हो जाए तो समाज में झगड़े ही खत्म हो जाएं। हम चाहते हैं अंतिम आदमी का उदय होना चाहिए। अंत्योदय का हमारा प्रोग्राम है कि हर सुविधा का लाभ अंतिम आदमी को मिले जो आज तक वंचित है। वो जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर हम बात करते हैं। एक मिनट केवल दिंगड़ा जी, लेकिन एक आदमी, ये झगड़ा कहां पैदा होता है? एक राजनीतिक व्यक्ति सबका साथ लेके और कुर्सी के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन कुर्सी के ऊपर पहुंचने के बाद उसका दिमाग कुछ चक्कर की चालें चलता है कि मैं अपना वोट बैंक किस तरह से बनाऊं, अपनी जाति का मसीहा कैसे बनूं, वर्ग विशेष का वोट बैंक कैसे क्रिएट करूं अपनी पार्टी के साथ। जब वो कुचक्कर की चालें चलता है तो राष्ट्र के विरोध में खड़ा हो जाता है और पूरे समाज को तोड़ने के लिए अपना कुचक्कर चलता है। तो यही हरियाणा प्रदेश में हुआ है। लेकिन हुआ है तो आप लोगों का हल निकालने का तरीका यही संविधान की अवधारणा के खिलाफ है। रामचंद्र जी, आपने कहा कि आप लोगों का फॉर्मूला, आपकी और केंद्र सरकार को उसको हटा देना चाहिए था ऐसे आदमी को जिसने ये बात की, जाति के उदाहरण की बात की। ढींगरा साहब इससे इतनी आसानी से मान लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहां पर मैं चाहूंगा ढींगरा साहब आप बताइए, ये जो इस वक्त की स्थिति है, क्या इस कमेटी को बनाकर सिर्फ टाइम पास या फिर बांटने का फॉर्मूला लागू किया गया है? बताओ आपने क्या कर लिया? ढींगरा साहब। यस, बिल्कुल बांटने का। देखिए, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये मामला उठा, इसको बेवकूफ बनाने का काम किया जाटों को। और आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि हमारे टाइम पे जो हमने लागू किया था वो केवल जाटों के लिए नहीं किया था, सारी जातियों के लिए साथ में किया था। जो शर्मा जाति है, पंजाबी जाति है, अहीर जाति है, दूसरी जातियों के लिए भी आरक्षण की बात की थी। यहां पे जो भारतीय जनता पार्टी अब जो नया शगुफा बना रही है, वो उनको सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। और जहां तक सैनी साहब की बात, ओमवीर जी की बात है, तो ये तो एक दूसरे धड़े के आदमी हैं। ये बात सिर्फ गोल गोल घुमाने के लिए यहां पे आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही धड़ा है ये जो सैनी साहब का जो समाज है। क्योंकि ये एमपी सैनी है जो भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट को भी घुमा दिया था? ये पिटिशनर भी है, लेकिन ढींगरा साहब ऐसे लॉन्च कर रखा है कि दोनों राजनीति वाली अलग बात है। ढींगरा साहब, ओमवीर जी कुछ आपसे बोलना चाहते हैं। आपने जो यहाँ पर बताया है कि आपने किसको किसको दिया था, उस पर वो जवाब देना चाहते हैं। ढींगरा साहब, मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंट नोटिफिकेशन थी जिसमें जाट आरक्षण रद्द हुआ है,
वो मात्र जाटों के लिए थी। आपका ये कहना गलत है कि और जातियां भी उसमें सम्मिलित थी। दूसरी बात मैं धनखड़ जी के लिए बोलना चाह रहा हूं, जो इनेलो के प्रवक्ता हैं, गलत कह कि रहे हैं आपने अभी एक कंपैरिजन आप बोला गलत था कह रहे हैं, धनखड़ जी उसके के, अंदर आप हम पंजाबी सैनी भी थे, जैसे उसके हैं अंदर और हम शर्मा भी फलानी थे, जाति उसके के अंदर जैसे हैं। यादव भी मैं थे, आपको सारे थे कानूनी वो। प्रावधान ये बता दूं कि पिछड़ा आप गलत होना बयान कर रहे हैं। सुप्रीम आप कोर्ट ने अपने पहले कैटेगरिकली बयान को कहा चेक है करें, कि आप किसी गलत से कह रहे हैं ये कंपैरिजन बात। नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक हमारे कहा है टाइम पे- कि हमारे अगर टाइम कोई पे गलत ये हुआ बात है हुई थी, हमने तो गलत हमने होने जो के सरकार लिए लोग दूसरा बनाया था, गलत करने का एक ग्राउंड नहीं समाज बन सकता जाति वो। है, शामिल किया जमींदार था। जाति आप है, गलत बात राज- कह रहे हैं इस बात पे। ढींगड़ा जी आपका यादव और सैनी ने 3 कैटेगरी दोनों बनाई। समकक्ष जातियां हैं, समकक्ष। ये मैं आपको वही बता रहा हूँ। फिर वही बात कोई अभी वो कह रहे हैं होने तीनों के जाति लिए करते हैं। नहीं है। आप जांगड़ा जी और इधर दूसरी तरफ ना लेके जाए। मैं ये कह रहा हूँ बाकी जातियां भी थी उसमें। जाट जैसे हैं एक या वो SBC कोई और गलत सैनी साहब जो कैटेगरी है, हो गई तो एक मिनट जो हवा नहीं जो- हो सकता। जातियां रखी। आप सुनिए मेरी बात। जो इसमें ओमवीर जी जो बात कर रहे सबसे हैं, पिछड़े वर्ग जो की भारतीय अलग जनता पार्टी चुप चुप गेम खेल रही है, उसमें ओमवीर जी भी शामिल हैं। ये कहानी डालने के लिए मेरे से बात नहीं, कर ये रहे हैं। शामिल की कोई बात नहीं है। ओमवीर जी देखिए, और भारतीय जनता पार्टी और आईएनएलडी ये इकट्ठे हैं सारे के सारे। झगड़े समाप्त। ये हम तो- ऊपर से कुछ बोलते हैं, हम अंदर से तो कुछ कहते दबे हैं। कुचलों की आवाज उठाने के लिए हमारा ये ओबीसी आरक्षण रक्षा समिति बना था। जब आपकी कांग्रेस सरकार ने इलेक्शन अरे से कोई दबे चंद कुचलों रोज की आवाज नहीं उठा रहे आप। चंद रोज पहले देश आपने को ये बरगला आरक्षण रहे हो दिया आप लोग। राजनीतिक फायदा आप उठाने लोग के लिए। देश को बरगला रहे आपने हो। सोनिया कोई गांधी दबे को कुचलों इस देश की जाति व्यवस्था के बारे में बताया नहीं। कोई गलत काम नहीं है। आपने देश बरगला कांग्रेस रहे के हो। मुखिया को जो यही ग्रुप नहीं थे बताया कि दोनों, इस देश की उनको जाति भी व्यवस्था बरगला है के क्या। चुपचाप करा के आपने भेज दिया आपने उनको ये अपने घर। बहका दिया कि जाट समाज 40 MP आपको दे देगा। अरे गलत काम कर रहे हो आप। आजादी के बाद ये भी पता नहीं है कि 80% जाति लोग व्यवस्था आज इस अरे देश की आपका है। जो बीजेपी का इन्होंने एमपी ये है गलती सैनी, कर ली और अपने वो प्यारे भारतीय को जनता लाल पार्टी का है और वो एक बात इसीलिए बोलता है पिछले समाज के वो भी लोगों ने भारतीय उनको जनता पार्टी का पावर से जांगड़ा इतनी साहब भी तरह भारतीय ठीक है जनता सर, पार्टी ठीक का है, ठीक है, इन ठीक दोनों है। की सबकी राय अलग अलग क्यों है? एक गिरा राय साहब, आप पर बात क्यों नहीं करती गिरा पार्टी? साहब, और अगर दूसरा आपका बंदा कहना बोलता है है कि उसके हमने खिलाफ तो एक्शन सबको क्यों दे नहीं दिया लेती था, पार्टी? लेकिन आप अब ये नहीं दो मिल रहा है तो दो फिर राय हम दोषी आपकी नहीं हो दोगली राय सकते। तो टीवी के लेकिन ऊपर इतना नजर आ मामला रही है। आप ही लोगों ने नहीं, उलझा दिया था आप कि देखिए चले जा रहे सुप्रीम कोर्ट हैं। ने क्या कुछ कहा। ठीक है आप सर, बहस कर रहे हैं, सर आप सर मैं विरोधी बचाऊंगा अपने सवाल पर ही बने दोगली रहे। राजनीति है। दिगरा साहब आएंगे। धनखड़ साहब संक्षेप में इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं अगले सवाल पर अतुल पहुंचूंगा। प्रताप जी, अभी पांच बांटने की जातियों जो का बात नाम हो था रही है, इसमें। धनखड़ साहब आप सवाल सुनने से पहले शुरू हो गए, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि मिलना चाहिए और आप दोनों पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस आप पर और ओमवीर सिंह साहब पर भी और भाजपा पर तो लगा ही रही है, सब पर वो आरोप लगा रहे हैं। ये बांटने की जो राजनीति थी जाट नेताओं को, उनके प्रतिनिधियों को, क्या उसी के लिए फॉर्मूला है और फॉर्मूला कारगर होता दिख रहा है? सांगवान कुछ और बोल रहे हैं, समैड़ कुछ और बोल रहे हैं। धनखड़ साहब जी अतुल प्रताप जी, सवाल नहीं सुना सर, मेरा मेरा सवाल ये मानना है हाँ भारतीय जनता पार्टी जी सर भारतीय जनता पार्टी एक तरह से दो नीति अपना रही है। एक तरफ राजकुमार सैनी को तैयार इन्होंने किया हुआ है, नहीं तो एक पार्टी पावर में होती है, अपने सांसदों को, विधायकों, मंत्रियों को एक तरह के बयान होने चाहिए। बरवाड़ा साहब अलग बात बोलते हैं, वीरेंद्र सिंह अलग बात बोलते हैं, खट्टर साहब अलग बात बोलते हैं, उनके विपरीत राजकुमार सैनी अलग बात बोलते हैं। इसी तरह कांग्रेस के केवल ढींगड़ा जी कैसी बातें करें, मेरी समझ में नहीं आ रही। कैप्टन यादव आपके कहे में नहीं है, वो कह रहे जाटों को आरक्षण ही गलत दे रहे हैं। कैप्टन यादव अलग बोल रहे हैं। मेरी पार्टी साफ सुथरी व्यवस्था है, व्यवस्था हमारी है। वो भी साथ ही थे उसमें, सैनी समाज, कैप्टन यादव भी साथ ही थे उसमें, जो पिछड़ा आयोग के पास गया था, यादव साहब भी उसमें थे सारे, तो जाटों को पंजाबी भी थे, यादव भी थे, हीर भी थे। एक बात मेरी इसमें सख्त शब्दों में है, करीमी लेयर का ख्याल रखना चाहिए, जो कि प्रावधान है, करीमी लेयर को सख्ती से लागू करना चाहिए। जिन लोगों को करीमी लेयर में लेना है उनको छोड़ के बाकियों को, जाटों को आरक्षण की जरूरत है। आज कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए सही तरीके से पेश नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट के अंदर ठीक से पुटअप नहीं किया, वहां पैरवी नहीं करी उसकी। इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी दोहरा मापदंड ठीक है साहब, कांग्रेस ने मुद्दा फंसाया और वहां पर पैरवी नहीं कर पाई भाजपा, ये आपका कहना है। मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। उम्मीद साहब आप जवाब भी देना चाहते हैं, बहुत संक्षिप्त में। मेरा कहना आपसे ये धनखड़ जी कि आप सांसद राजकुमार सैनी को जो आक्षेप कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि पूरे पार्लियामेंट के अंदर करीब 200 के आसपास बैकवर्ड के एमपी हैं। वो एक ऐसा सांसद है जो बैकवर्ड के लिए बोला है
और मैं आपको ये बता दूं, आप सांसद राजकुमार सैनी को मात्र बीजेपी में ना कहें, सांसद राजकुमार सैनी इस समय देश की 60% जनता का हीरो है। और इस समय वो, आपको मैं ये भी बता दूं, इसी महीने यूपी में भी बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में राजकुमार सैनी को ओबीसी दलित एकता महासम्मेलन का मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया जा रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि यानी ये लंबी राजनीति है, गलत काम नहीं कर रहा है। साधने की भी राजनीति राजकुमार है। सैनी ने पिछले दलित पिछले लोगों की आवाज उठाने की हिम्मत जुटाई है। ठीक है सर, ठीक है। ओमवीर जी अतुल जी मान गए ना मेरी बात, जो मैं कह रहा था वो ठीक है। अब आज धनखड़ साहब और ढींगरा साहब, मैं आऊंगा सर आपके पास। ओमवीर जी बहुत संक्षेप में, आप लोग ओमवीर जी सुने सुने सुने, वास्तविकता उनके सामने नहीं रख रहे हैं। ठीक है सर। ओमवीर जी मेरी बात सुने, आप एक बहुत संक्षेप में मेरे सवाल का जवाब दें। क्या अभी हरियाणा सरकार जो कमेटी बनाकर इस फॉर्मूले से आगे बढ़ रही है, क्या इससे कुछ निकलता आपको दिख रहा है, या आपको भी लगता है कि इससे उलझाने का मसला? आप खुश तो होंगे, लेकिन है क्या ये? ओमवीर जी क्या बोले एक बार? मेरा सवाल यह है कि अभी जिस फॉर्मूले पर हरियाणा सरकार चल रही है, आप ठीक है उस समिति से जुड़े हैं, लेकिन आपका इस पर क्या नजरिया है? आपको क्या लगता है, क्या इससे कुछ निकलने वाला है? देखिए, अगर आप मुझसे एक एडवोकेट के नाते बूझें तो मैं बता दूं कि जाट आरक्षण स्पेशल बैकवर्ड का जो केसी गुप्ता रिपोर्ट के आधार पर चंडीगढ़ में हरियाणा में दिया गया था, वो ऑनरेबल चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, क्योंकि वो रिपोर्ट कांग्रेस के राज में फैब्रिकेटेड डाटाज के आधार पर बनाई गई थी, जिसके अगेंस्ट में एफआईआर भी लॉन्च हो गई है जिन लोग उस कमीशन में इन्वॉल्व थे। एक बात। दूसरी बात आ जाओ सेंटर के आरक्षण की। सेंटर का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत हमारे देश में नहीं है, और वो संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए एक संस्था है, और हम हर सिटीजन का हक बनता है, ड्यूटी बनती है कि हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हर जजमेंट का आदर करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। और अगर कहीं हमारी जनता इलिटरेट है, कहीं हमारी जनता उसके भाव को नहीं समझती है, कानूनी पहलुओं को नहीं समझती है, तो उस समाज के अग्रणी लोगों को, पार्टियों के अग्रणी लोगों को आगे बढ़ के उस जनता को बताना चाहिए कि भाई ये हक आपका नहीं बनता था, इसलिए आपको नहीं मिला है। लेकिन वो आप जिस परिभाषा की बात कर रहे हैं, वो भाषा सुनने को ही तैयार नहीं है। परिभाषा कहां से सुनेंगे? ठीक है जांगड़ा साहब, आपसे मैं सवाल लेना चाहता हूं। यहां पर ये अभी जो स्थिति है, आप उसके लिए एलिजिबल तक नहीं है, आप सिर्फ टालने के लिए कमेटी बना रहे हैं। और एक बड़ी बात कही है ओमवीर सिंह जी ने यहां पर कि राजकुमार सैनी सिर्फ एक सांसद के तौर पर और इस प्रदेश के नेता के तौर पर ना देखे जाएं, बड़े नेता के तौर पर उनकी छवि उभर गई है, और 60% लोगों की आवाज वो बन गए हैं। यूपी में जाकर कुछ होने वाला उसका जिक्र कर रहे थे। ये कनेक्शन कुछ जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है दूर तक चुनाव से? क्या ये भी एक नीति रणनीति? देखिए, ओमवीर सिंह जी का अपना व्यक्तिगत बयान है। मैं अतुल इनके प्रताप खिलाफ जी, राजकुमार सैनी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा हो सकते हैं। जैसे केंद्र की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ राजकुमार सैनी के प्रवक्ता मैं नहीं मानता आधार पर राजकुमार सैनी को बड़ा नेता बनाने की बात करते हैं। प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर हो, प्रदेश के अंदर सामाजिक समरसता बनी रहे कि सच्चाई आपके सामने रखी। समान सर रामचंद्र जी अगर कोई अरे सुनिए धनखड़ साहब, समाज का पक्ष में रखिए। धनखड़ साहब थोड़ा सा बैठाई जा सकती है। दलवीर धनखड़ साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप थोड़ा शांति बनाए रखें। दलवीर धनखड़ साहब, बाकी और भी मेहमान है, भारतीय जनता पार्टी। धनखड़ साहब मेरी आवाज जारी है आपके पास, वरना ऑडियो मुझे गिरवाना पड़ेगा। मेरी धनखड़ साहब शांत हो जाए सर। अरे धनखड़ साहब शांत भी हो जाइए, थोड़ा पानी पीजिए। ढींगरा साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। रामचंद्र जी बहुत संक्षेप में बता दीजिए, सरकार का कर्तव्य है वो अच्छी बात है, लेकिन सरकार क्या कर्तव्य निभा रही है और क्या इस कमेटी से निकलेगा, मकसद क्या है, बस इतना बता दीजिए। अपनी कोई भी डिमांड रख सकता है, लेकिन जहां पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही तो किया है कि भाई चलो हम एक और कमेटी बैठा देते हैं। अगर कहीं भी टाइम कोई पास कर रहे हैं, गुंजाइश ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। ढींगरा साहब निकलता है कि किस लेवल पर किसी जाति में कोई कमी है, कहां पिछड़ापन कोई है, और उसका पिछड़ापन दूर करने के लिए सरकार कोई प्रावधान कर सकती है, तो वो कमेटी रिपोर्ट दे देगी, उसमें कोई फाइंडिंग्स निकल के आएंगी, तो उसके बाद पता चल जाएगा। अतुल जी आप समझ गए ना, आपको सारी समझ में आ गई होगी अब कि ओमवीर जी और धनखड़ साहब और जांगड़ा साहब एक ही थाली के चट्टे बट्टे वाला काम कर रहे हैं। ओमवीर जी बीजेपी सैनी की मदद कर रहे हैं और धनखड़ साहब बीजेपी की मदद कर रहे हैं।
और बीजेपी इसमें भाग रही है। आप ये देखिए हम सब कि मिलके आपस देश में की मदद कर रहे हैं। ये देश सब को मिलके लगा के ये और सब समाज के मिलके भाईचारे को खत्म करना ये चाहती है। सब मिलके हमारे कांग्रेस की साजिश अरे नाकाम देखिए हो तो गई। सही आप लोगों ने अतुल जी अब बात सुन लीजिए मेरी। अगर जांगड़ा भूपेंद्र साहब जांगड़ा साहब मेरी बात सुन लीजिए। आप अब आप मेरी बात आप कहते हो कि आप सुन लीजिए, नहीं बन पाया, आप सुन तो लीजिए। भी नहीं जांगड़ा साहब एक सुन तो लीजिए आप। उसकी वकालत करें। अतुल जी सुनना, एक मिनट आप इनको रोके जरा आप। बना देते। अतुल जी इनको रोके जरा, मेरी बात पूरी होने दे। रामचंद्र जी आऊंगा सर। आप मेरी बात तो पूरी होने दे। आप मेरी बात सुन के बोले ना, बढ़िया होता। आप मेरी बात सुन के बोले ना, आप मेरी बात सुन के जांगड़ा साहब आप मेरी बात सुन के बोले। आप हमें सुनने का मादा रखे, आप चेयरमैन है, आप बताइए कैसी बात कर रहे हैं। आप मेरी बात सुने उसके बाद बोले आप बोले। अतुल जी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये देखिए आप ओमवीर सैनी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो धनखड़ साहब भी और जांगड़ा साहब भी, ये तीनों मिलके जातों को, दूसरे आदमियों को, सबको बेवकूफ बनाने का काम जो कर रहे हैं। आपको ये मैं बताना चाहूंगा, मैं पहले भी ये बात कह रहा था, अब मामला प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। इनको अगर जातों को आरक्षण लेना है या दूसरी पार्टियों को आरक्षण की बात करनी है तो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो कमेटी बनाई है उसका तो कोई आधार ही नहीं है। तो इनको प्राइम मिनिस्टर के पास जाना चाहिए था, जो एक धड़ा उसमें चुपचाप चला गया, एक धड़ा ना मान के चला गया। उसमें सैनी साहब का हाथ है और दूसरी तरफ बीजेपी का। और जो बीजेपी का हाथ है उन्होंने सैनी साहब पे ऊपर आज तक 1.5 साल में उनके हर उल जुलूल बयानों पे एक भी एक्शन नहीं लिया। ओमवीर जी उनको राष्ट्रीय नेता बता रहे हैं। आप ये बताइए मेरे को कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सभी। और अतुल जी आपको खुल के सारी चीज क्लियर हो रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा चेहरा किस तरह से लोगों के साथ मिलकर, दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर कैसे बेवकूफ बना रहे। जो उस समाज के लिए बात ठीक है, ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में अपना फाइनल कमेंट करें। धनखड़ साहब, अरे धनखड़ साहब सुनिए, फिर शुरू हो गया। धनखड़ साहब जी, आप प्रवक्ता राजकुमार सैनी के, उनको आप प्राइम मिनिस्टर बनाने की तरफ चल पड़े। अच्छा ठीक है धनखड़ साहब, मेरा सवाल ये है, मान लीजिए आप सत्ता में होते और ये अभी बात उठी होती तो आपका क्या स्टैंड होता? आप कमेटी बनाते या आप क्या करते? बता दीजिए, आप इतना बता दीजिए। धनखड़ साहब आवाज नहीं पहुंची क्या? जी सर, सवाल आप चीफ मिनिस्ट्री के लायक नहीं रहे, आप इनको प्राइम मिनिस्टर की बात बता रहे हैं। बताओ ये क्या करेंगे? सर मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए आज आप सत्ता में होते तो आप क्या करते? कांग्रेस तो पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व है। सर अगर आज हम सत्ता में होते तो दोगलापन नहीं दिखाते, भारतीय जनता पार्टी की तरह दोगलापन नहीं दिखाते। भारतीय जनता पार्टी दोगलापन दिखा रही है। टीवी पर आते अलग बोलती है, कमरे में अंदर अलग बातें बोलती हैं, जाट नेता मिलते तो अलग बातें बोलती है, सैनी साहब मिलते तो अलग बात बोलती है। हमारी सोच जो प्रदेश के अंदर आपसी वैर भाव पैदा करने की वही गलती भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की, इसमें याद दो, और दोनों को ही जनता ने मजा चखा दिया। जाटों को आरक्षण मिलना हरियाणा चाहिए। प्रदेश की जो सामाजिक संस्कृति है ये जाति की बात ही नहीं करती है। पार्टी से आग्रह करता हूं, हरियाणा में हर गांव में सामाजिक भाईचारा रहा है और हमेशा रहेगा, और 36 जातियां मिलजुल के हरियाणा प्रदेश में रही है, वो हमेशा रहेंगी। चलिए ठीक है, आपने उस सवाल का जवाब इसमें नहीं दिया, नेता लोग, कोर्ट वाला सवाल, उस पर जवाब आपने कोई नहीं दिया। गलत आदमी ठीक है, कोई आप गलत करते। बयानबाजी मैं- करे, वक्त बहुत कम है सर। हम किसी का समर्थन नहीं करते। रामचंद्र जी बस इतना बता दीजिए, बहुत संक्षेप में इतना बता दीजिए। अगर कोई मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी बिजली करे कि इस्तेमाल करे, आप उसको क्या कहेंगे? रामचंद्र जी इस किस्म की जो प्रदेश में बहस छिड़ती है ये समाज के लिए घातक बहस है। राजकुमार सैनी इसलिए भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है, सबके उत्थान की बात करती है, ना हम जाट के विरोध में, ना सैनी साहब के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? जब बीजेपी के सांसद सैनी साहब, ब्राह्मण है, जब बीजेपी के सांसद बोलते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती भारतीय जनता पार्टी? जब जांगड़ा साहब इतनी बात है तो भारतीय जनता पार्टी के सैनी साहब जब बोलते हैं तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती पार्टी? आपका स्टैंड जाटों को आरक्षण देने का है या नहीं है? आप बताइए क्लियर। आप एक जाति विशेष की वोट पे काम करते हैं। हमारा स्टैंड है और मैं कांग्रेस से पूछना हमारा चाहता हूं स्पष्ट है कि हुड्डा जी ने जिस समय वो अंतिम आदमी होना चाहिए, जो भी समाज में अंतिम पंक्ति में है, जाति से ऊपर उठकर उसका उत्थान चाहते हैं। सैनियों को मिला है तो जाटों को भी जरूरत है। कर रहे हैं
समकक्ष ठीक है, जातियों की ओमवीर बातें सिंह, कर मैं रहा आपको हूं मैं। ओमवीर जी, प्रधानमंत्री ने लॉन्च कर रखा है सैनी साहब को, आपने नहीं कर रखा, आपके हाथ में कुछ नहीं है। अभी जो कुछ हुआ है राजकुमार बहुत सैनी उलझा के हुआ मसला प्रवक्ता दिख हैं, रहा है। आप सुप्रीम उनको कोर्ट का अपना समाज एक में सीधे बांटने तौर का पर काम जो कर कुछ रहे हैं। आदेश आया था वो हमें 35 सब मालूम बिरादरियों की है, बातें हम करते सबने उस पर हैं, बहुत 36 लंबी की चर्चा नहीं की। करते। आज के आप दौर 36 में बिरादरी की बात चाहे करते हैं, जो भी सबको हो एक सत्ता समान में मानते हैं। कितना फंसा हुआ है, कितना उलझा हुआ है इसमें, और इस कमेटी का, इस रिपोर्ट का कोई मतलब भी है या सिर्फ टाइम पास? देखिए अतुल जी, अगर आप मुझसे एक एडवोकेट के नाते बूझें सर ये टाइम पास है, तो भारतीय मुझे जनता इन सारी पार्टी ने प्रक्रियाओं कोई- में, इस मांग में कोई दम नहीं दिखता। और कुछ नहीं मिलेगा और इनको। अगर आप मुझे बैकवर्ड का रिप्रेजेंटेटिव के नाते बूझें, ओबीसी आरक्षण रक्षा समिति के अध्यक्ष के नाते बूझते हैं, तो मैं कहता हूं कि 60% लोगों को मात्र 27% आरक्षण मिला था। अगर सरकारें किसी और को आरक्षण देना चाहती हैं तो कोई अलग से आरक्षण दे दें अगर उनको लगता है ऐसा। लेकिन जिस चीज को कोर्ट डिनाई कर चुका है, मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएंगे। और अगर सरकारों को यही भाषा पसंद है कि भाई जो रोड पे प्रेशर बनाएगा उसी को आरक्षण दिया जाएगा, तो देखिए 60% वो भी समाज है, भले ही दवा कुचला गरीब भले फिर ही है, वहां से भी लेकिन आवाज कहीं ना उठेगी। कहीं ठीक वो है, वोटों में ठीक है, जरूर ठीक जवाब है। देता है। ढींगरा जो साहब बहुत कांग्रेस को भी संक्षेप में, जवाब सर दिया। वक्त नहीं है, बहुत संक्षेप में, ढींगरा साहब बहुत संक्षेप में। राजकुमार सैनी तो लठ चलाने की बातें करता है, ये अगर बनाने की करना बातें चाहे, करते हैं, ओमवीर भारतीय सैनी जी, जनता ओमवीर पार्टी जी, अगर आरक्षण देना राजकुमार चाहे सैनी तो प्राइम लठ चलाने मिनिस्टर के की पास बातें जा करते हैं, सकते हैं। ब्रिगेड बनाने ये की जो बातें ओमवीर करते जी हैं। बात कह रहे हैं ये ये बेमानी समाज बात को है, बांटने का क्यों काम नहीं कर कर रहे हैं। सकती? सरकार के पास पूरी पावर होती है। जी हाँ, सरकार के पास पूरी पावर होती है। आप चाहे लोगों ने भी अगर जाते सरकार जाते इस पावर का इस्तेमाल किया सरकार था का और मन हो धनखड़ करने साहब का तो वो भी कर बता सकती रहे है, हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास लेकिन जा सकती सुप्रीम है, कोर्ट वो की इस बात चीज पर को सब कुछ संविधान में हो लाके जाएगा। लॉन्च कर अपनी बात सकते हैं। अलग से रखते हम हैं। नहीं बहुत शुक्रिया जाएंगे, सर, मेरे पास भारतीय वक्त जनता नहीं है, पार्टी माफ जाए करिए। उनके हक में। हाँ, प्राइम माफ करिए मिनिस्टर सर, के वक्त पास नहीं है। आप रामचंद्र जाइए। जी उनके बहुत हक में शुक्रिया। जाए, हम तो धनखड़ साहब, वोट आपका देंगे। बहुत शुक्रिया। खुले हम तो दरवाजे चाहते हैं इस हैं। चीज के लिए, आपका बहुत हमने शुक्रिया। तो पहले भी लागू करने का मामला काम किया। बेहद उलझा हुआ है और समय काटने की बात है। यहां पर जाट नेताओं की तरफ से अगर हम बात करें तो दरअसल उनका आरोप है कि हमें बांटने की कोशिश की गई और शायद कहीं देखें तो किसी हद तक बढ़ते हुए वो नजर भी आते हैं। अब 12 तारीख को सांगवान गुट अगर मैयड़ में रैली करेगा तो उसका क्या असर होगा, और 31 तारीख तक जो रिपोर्ट आनी है उस रिपोर्ट में ऐसा कौन सा जादू का पिटारा निकल कर आएगा जिससे मामला सुलझ जाएगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर सही तकनीकी तौर पर समझे तो राजनीतिक दलों की राजनीति ऐसे ही चमकती रहेगी और आरक्षण का मसला फिलहाल अभी ऐसे ही उलझा रहेगा। बड़ी बहस में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं सेल्फी विद डॉटर के साथ।